बीजेपी वाला एक हाऊ काट के लिया टाबरा ने ट्राई करे ना कि हाऊ ले आया है, तो बीजेपी वाला एक हाऊ ले आया बी हाऊ सारा डर गया। बीजेपी एक टिटन है। मैंने कहा जी टिटन क्या, वो बीटल जो होती है उसके 10 पाँव होते हैं और पता नहीं चलता कि वो किस तरफ चल रही है। भाजपा ने अभय सिंह जी को एक वॉकओवर दिया है। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। और ऐलनाबाद उपचुनाव हो चुके हैं, मतदान की प्रक्रिया लगभग जो है वो समाप्त हो चुकी है, समापन की ओर है। तो ऐसे में चुनावी चर्चा हम करेंगे एक ऐसे राजनेता से जिनका नाम शायद आपने सुना होगा, लेकिन शायद चेहरा बहुत कम से लोग जानते होंगे। और ऐसे धुरंधर परिवार से वो संबंध रखते हैं। अगर बात करना चाहूँ तो चौधरी देवीलाल का नाम लेते ही जहन में सभी के मन में एक ताऊ देवीलाल का नाम आता होगा। वही देवीलाल उनके भाई चौधरी साहब राम के पोते कैप्टन अमरदीप सिंह हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। इनसे बातचीत करेंगे, राजनीतिक चर्चाएं, क्योंकि लगातार चल रही थी। कांग्रेस पार्टी के टिकट को लेकर के भी काफ़ी कयास लगाए जा रहे थे कि पवन बेनीवाल, भरत सिंह बेनीवाल, 2 नाम साफ तौर पे लिए जा रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ एक तीसरा नाम और भी चल रहा था, वो था कैप्टन अमरदीप का। कैप्टन साहब हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। कैप्टन साहब, अगर बात करें तो कांग्रेस की टिकट को लेकर के नाम काफ़ी तेज़ी से धड़ल्ले से वायरल हो रहा था कि कैप्टन अमरदीप सिंह जो है वो इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं। क्या कारण रहा कि प्रत्याशी आपके बजाय पवन बेनीवाल हो रहे? नमस्कार और आपका स्वागत है। सबसे पहले जो आपने सवाल पूछा है, देखो टिकट एक ही आदमी को मिलनी थी और जैसे पीछे ये जब बाई इलेक्शन का पता चला कि ये होना है, मैं कुछ सालों से अब पब्लिक लाइफ की तरफ सक्रिय था और ऐलनाबाद से मेरा पुराना रिश्ता होने के कारण मैंने अपनी दावेदारी पार्टी के सामने पेश करी थी। और मैं इस पूरे लास्ट ऑलमोस्ट 7 मंथ्स में 7 महीने से मैं लोगों से एरिया में सबके संपर्क में था। ठीक है, ये मेरा पहला मौका था और पार्टी जो है वो फैसले काफ़ी चीज़ें देख के कर लेती है और इसमें कोई गिला शिकवा नहीं है कि जी टिकट नहीं मिली, लेकिन पार्टी का फैसला है और पार्टी ने बड़ा सोच समझ के अच्छा फैसला लिया है। ठीक है, चलिए इस फैसले से आप काफ़ी सहमत दिखाई दे रहे हैं। चलिए उसके बाद अब अगर उपचुनाव की बात करें तो उपचुनाव में आप, क्योंकि आपने अब ऐलनाबाद विधानसभा को ही अपना लगभग घर मान लिया है, क्योंकि आप रिटायर भी हो चुके हैं, नौकरी भी आपकी अब नहीं है, तो ऐसे में आप अब ऐलनाबाद में रहेंगे, ऐलनाबाद में आप घूमे भी होंगे ऐलनाबाद उपचुनाव को लेकर के। क्या निष्कर्ष, क्या नतीजा, क्या लोगों की सोच, किस सोच को लेकर के, किन बातों को लेकर के, किन मुद्दों को लेकर के लोग वोट डालने जा रहे हैं? देखो, सबसे पहले मैं रिटायर नहीं हुआ हूँ। मैंने मेरे मन से मैंने एक जब मैंने शुरू करी मेरी सर्विस तो मैंने एक टारगेट किया था कि जी मैं 25 साल जॉब करूँगा और उसके बाद धीरे धीरे किसी जगह मैं पहुँचा। उसके बाद मैंने ये सोचा कि जी अब जो है हमने सोसाइटी को, समाज को वापस भी देना है कुछ। तो मैं मेरे मन से मैं चाहता तो मेरी सर्विस जो है वो 65 इयर्स तक जा सकती थी। तो जब मैंने सर्विस छोड़ी 2019 में, उसके बाद से मेरे 20 साल और थे सर्विस में। तो मैं मेरे मन से जो है पब्लिक सर्विस में आया। अच्छा से आप अपना नौकरी छोड़ करके? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही समझें कि भी मेरे मन से मैं पब्लिक लाइफ में आया हूँ। तो अब ऐलनाबाद उपचुनाव की अगर बात करें तो ऐलनाबाद उपचुनाव में प्रेडिक्शन के तौर पे, क्योंकि अब तो चुनाव हो चुके हैं, मतदान हो चुका है, क्या लगता है? देखिए, प्रेडिक्शन सबको पता ही है कि ये जो चुनाव है इसके अंदर जो मैं मानता हूँ, भाजपा ने अभय सिंह जी को एक वॉकओवर दिया है और कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन बड़ा अच्छे तरीके से लड़ा है और सरकार का बड़ा विरोध है और मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस की परफॉर्मेंस इस इलेक्शन में अच्छी रहेगी।
लगातार चर्चाएं चल रही हैं कि कांग्रेस तीसरे नंबर पे है, दूसरे नंबर पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, पहले नंबर पे इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी अभय चौटाला हैं। तो क्या आपको क्या लगता है, सीक्वेंस वाइज अगर बात करें तो आप किसको कहाँ? मेरा ये मानना नहीं है। मैं अगर इस चीज़ को बड़ी गहराई से देखा जाए तो जो मैं कह रहा हूँ वो ही होने वाला है कि बीजेपी ने अभय सिंह जी को वॉकओवर दिया है। तो आप जैसे प्रत्याशी के बारे में भी आप देख सकते हैं क्या हुआ है क्या नहीं। और कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी इस इलेक्शन में। यानी कि आपके कहने का मतलब सेकंड नंबर पे कांग्रेस रहने वाली है? वो तो नतीजे बताएंगे, पर मैं ये मानना है मेरा कि कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। यानी कि जितना परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा था उससे काफ़ी बेटर रहेगा। हाँ, जो ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि जी बीजेपी जो है वो बहुत कुछ कर रही है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब बात करते हैं सर बीजेपी के प्रत्याशी पे। बीजेपी के प्रत्याशी को समाज सेवी का कहा जाता है और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि बाहरी प्रत्याशी है। तो इसको लेकर के आप क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पे? बिल्कुल सही सवाल उठा रहा है। आप बागड़ी भी बोलते हो, मैंने कई आपके इंटरव्यू देखे हैं। तो बागड़ी वाली बात मैं एक आपको बात बताऊं कि बीजेपी वाला एक हाऊ काट के ले आया। टाबरा ने ट्राई करे ना कि हाऊ ले आया है, तो बीजेपी वाला एक हाऊ ले आया, भी हाऊ सारा डर गया और आखिरी में वो हाऊ डर गयो। तो अब नतीजा उस हिसाब से इतना जो मैं आपको बता रहा हूँ वही जो मेरी सोच यही है कि बीजेपी को जो इलाहाबाद की जनता है वो सरकार को वोट नहीं दे रही। उन्होंने सिर्फ एक स्ट्रैटेजी थी कि इस स्ट्रैटेजी में काफ़ी कुछ हुआ है और हम सबको पता है क्या क्या हुआ है। और ठीक है, बीजेपी अपने मकसद में कामयाब हो गई है। सर ठीक है, आपने जो बताया कि बीजेपी ने एक बहुत बड़ा एजेंडा चलाया है, हाउ का आपने उसको नाम दिया है, लेकिन इसके अलावा अगर बात करें तो जननायक जनता पार्टी का कितना आप इसमें रोल मानते हैं इस इलेक्शन को इस लेवल तक लेकर? ये सारी स्ट्रैटेजी बीजेपी की है। बीजेपी मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट है। लोग इलाहाबाद के समझ गए, लेकिन अब बाकी मुझे नहीं पता कौन लोग समझ पाए या नहीं। ये सारी जो स्ट्रैटेजी थी ये सारी बीजेपी की थी कि जी इन्होंने किस किस को क्या काम लगा दिया, वो हम सबको दिखाए इस इलेक्शन में। यानी कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने एक अजय सिंह चौटाला और चौधरी रणजीत सिंह से बिना प्रत्याशी के वहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी कि हम इनके साथ हैं। यही तो बीजेपी की कलाकारी है। बीजेपी की यही तो कलाकारी है। सिरसा में बीजेपी थी कहाँ? आप खुद सोचें कि कौन कौन लोग इनके प्रत्याशी के लिए कैंपेनिंग कर रहे थे, आप खुद सोचो। तो ये कैंपेनिंग में तो जेजेपी से जो अजय सिंह चौटाला हैं, दुष्यंत चौटाला हैं और दिग्विजय चौटाला हैं, इसके साथ अगर बात करें तो चौधरी रणजीत सिंह भी कहीं ना कहीं दिखाई दिए। तो आप खुद ही बता रहे हो, देखो यही तो चीज़ थी इनकी कि इन्होंने अपने मकसद में ये कामयाब हो गए। इन्होंने जो इनका मेन एम ये था कि इनका मकसद था कि जी अभय सिंह जी जीतने चाहिए। बीजेपी का मकसद था, बीजेपी का मकसद था कि अभय सिंह जी को वॉकओवर देना है। उनका मकसद, उनका एक ही उनकी स्ट्रैटेजी थी कि कैसे ना कैसे कांग्रेस को रोका जाए। ये उनकी स्ट्रैटेजी थी और इसके अंदर इन्होंने काफ़ी कुछ कर गए हैं। एक बीजेपी के ही बड़े मेरे अच्छे मित्र हैं, तो उनसे डिस्कशन चल रही थी कि बीजेपी क्या है। तो वो फिर बागड़ी में उन्होंने बोला बीजेपी एक टिटन है। मैंने कहा जी टिटन क्या? वो बीटल जो होती है उसके 10 पाँव होते हैं और पता नहीं चलता कि वो किस तरफ चल रही है। तो वो वही चीज़ है, बस वो आप इसको अच्छी तरह आप समझ पा रहे हो कि भी क्या चीज़ है बीजेपी। मतलब कि जो
अपने आप को महारथी कहते हैं राजनीति के, उनसे इस बीजेपी ने न जाने क्या से क्या करवा दिया। आप खुद सोचो, आप भी तो सब जगह घूम के आए हो, इलेक्शन किस तरफ चला गया आप खुद देखो। सर अगर यहाँ पे एक सवाल और मेरे दिमाग में खड़ा हो रहा है, अगर भारतीय जनता पार्टी अभय सिंह चौटाला को जितवाना चाहती थी तो क्यों जितवाना चाह रही है, कांग्रेस को क्यों डाउन करना चाह रही है? क्या आने वाले समय में कांग्रेस जो है वो सत्ता में आने के चांसेस ज़्यादा है इसीलिए? लोग कांग्रेस के राज को याद कर रहे हैं। कांग्रेस ने हमेशा जो कतार में आखिरी आदमी खड़ा है ना जी, उसकी तरफ देखा है। कांग्रेस ने हमेशा जो है ज़रूरतमंद आदमी की बात करी है। इसीलिए बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस से भय है। तो इनेलो से भय नहीं है, क्योंकि लोग याद तो इनेलो सरकार को भी कर रहे हैं कि इनेलो की सरकार जब हुआ करती थी तो हमने एक पर्ची दे के आनी होती थी और लग जाते थे। इनेलो की खुद के बलबूते पे कभी सरकार बनी है? बीजेपी के साथ ही बनी है जब तक। तो फिर उनको कैसे भय हो सकता है उनसे? वो उनके साथ मिलके हरियाणा में एस्टेब्लिश हुई, और आज क्या हाल है, आज वो बैठे हैं और उनको सपोर्ट कौन कर रहे हैं हम सबको पता है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि जी बीजेपी को इनेलो कांग्रेस के अलावा किसी और से भय है? तो ये तो सब कुछ सामने है। अब जेजेपी जो है, जेजेपी भी तो बीजेपी के साथ है, कहीं ना कहीं जेजेपी से बीजेपी को डर नहीं है? आपको लगता है कि उनको डर है इनसे? मुझे नहीं लगता है उनको डर है। मैं आपको कह रहा हूं कि बीजेपी जो है यहाँ पे हरियाणा में किसके साथ आई थी और आज बैठी है और किसको अपने साथ चिपकाए हुए है। तो ये सब कुछ मतलब इतना इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ सामने दिख रहा है। अगर इलेक्शन होगा 2024 में तो उसमें कांग्रेस की परफॉर्मेंस कैसी आप देखने को? जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि कांग्रेस की परफॉर्मेंस इस बाई इलेक्शन में अच्छी रहेगी। मैं लोगों से मिला हूँ, लोग जो है वो कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं, और मेरा मानना है कि ये अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो आगे काम आएगी, कांग्रेस पार्टी की काम आएगी। ठीक है, आने वाले चुनाव बिल्कुल। हम मतलब अब आगे जो फ्यूचर है वो हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी का है। कांग्रेस पार्टी आएगी, लोगों की जो ज़रूरतमंदों की का ध्यान रखेगी। जो आज के दिन हमारे यहाँ हर वर्ग परेशान है, हर वर्ग, तो वो सरकार को कोई भी वोट नहीं दे रहा है। इलाहाबाद की जनता, इलाहाबाद क्या पूरा सिरसा जो है वो लोग सारे सभ्य हैं, संपन्न है, सब मेहनत करके पैसा कमाने में विश्वास करते हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि जी सरकार को इस इलेक्शन में वोट नहीं मिल रहा। तो जो जितना वोट मिल रहा है वो वोट किसको मिल रहा है? फिर जननायक जनता पार्टी को मिल रहा है? सरकार है वो भी, सरकार को वोट बहुत नॉमिनल वोट मिल रहा है, वो किसी भी वजह से मिल रहा है। तीसरे नंबर पे आ रही है सरकार। वो हम जब 2 तारीख को नतीजे आएंगे, मेरा मानना है कि इलाहाबाद और सिरसा की जनता सरकार को वोट नहीं दे रही, पसंद नहीं कर रही है, मतलब सरकार को नहीं पसंद कर रही है। एक आखिरी सवाल सर, आने वाले चुनाव में 2024 का जब इलेक्शन होगा तो उसमें आप राजनीति में रहेंगे? आने वाले समय में आप प्रयास करेंगे कि इलाहाबाद से चुनाव लड़ें? मैं जो है सिरसा जिला मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है, और जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं मेरे मन से मैं आया हूँ और मैं यहाँ रहने आया हूँ। मैं यहाँ लोगों के साथ मिलके और जो भी कुछ मैं कर पाऊँगा वो करने आया हूँ। इसी बात पे इब्राहिम लिंकन साहब ने की एक कोट है, उन्होंने कहा था कि आई वॉक स्लोली बट नेवर बैकवर्ड्स। तो लो, मैं शुरुआत कर रहा हूँ, धीरे धीरे चलूँगा पर मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा।
चलिए, शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो यहाँ पे कैप्टन अमरदीप सिंह जी हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने एक बहुत ही राज की बात बताई है। वो क्या बात बताई है कि बीजेपी जो है वो एक हाउ की संज्ञा, इन्होंने जैसे बागड़ी भाषा में हम कह देते हैं, वो हाउ की संज्ञा बीजेपी को दी है कि ये बीजेपी एक कैंडिडेट जिसको लेकर के आई, वो कैंडिडेट हाउ लेकर के आई थी। वो हाउ कितना डरावना है, बच्चे को डराने के लिए हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं, वो हाउ कितना डरावना है वो आने वाला वक्त बताएगा, 2 नवंबर का दिन बताएगा। लेकिन इसके साथ साथ अगर बात करूं तो कैप्टन साहब का साफ तौर पे कहना है कि ये इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और कांग्रेस पार्टियों के बीच नहीं था। ये इलेक्शन, अगर कांग्रेस पार्टी ठीक है मुकाबले में थी, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के बीच ये इलेक्शन नहीं था। इनका मानना है कि ये इलेक्शन अजय सिंह चौटाला वर्सेज अभय सिंह चौटाला, भारतीय जनता पार्टी ने इस इलेक्शन को इस दिशा की ओर मोड़ दिया, क्योंकि लगातार बयानबाजी सामने आ रही थी। अजय सिंह चौटाला का पूरा परिवार, दुष्यंत चौटाला हो, दिग्विजय चौटाला हो, चाहे उनके पार्टी प्रदेश अध्यक्ष हों, चाहे अजय सिंह चौटाला खुद हों, वो इस इलेक्शन में कैंपेन कर रहे थे। और कहां कैंपेन कर रहे थे? सिर्फ 45 इलाके के अंदर। तो ये प्रेडिक्शन जो इन्होंने दी है, ये जो एक बात इन्होंने बताई है, इस बात की ओर शायद ही किसी का ध्यान जो है वो गया होगा। तो ऐसे में इनका साफ तौर पे मानना है कि इस इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी अभय सिंह चौटाला के साथ जो है वो खड़ी दिखाई दिया। कहीं ना कहीं अभय सिंह चौटाला को जिताने का प्रयास जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, केवल इसी बात को लेकर के कि कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी जो है वो यहाँ से ना जीत जाए। तो ऐसे में आने वाले समय में क्या कुछ रहता है, क्या प्रेडिक्शन रहती है इनका, साफ तौर पे जैसा इन्होंने खुद ने बोल के तो नहीं बताया, लेकिन मैं बता देता हूँ कि पहले नंबर पे अभय सिंह चौटाला, दूसरे नंबर पे कांग्रेस और तीसरे नंबर पे भारतीय जनता पार्टी को ये अपना जो प्रेडिक्शन है वो बता रहे हैं। तो खैर आने वाले समय में क्या कुछ होता है वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल एक बहुत बड़ी अपडेट कैप्टन अमरदीप सिंह जी ने हमारे तक, हमारे दर्शकों तक पहुँचाई। आप इस वीडियो को लेकर के, इस इंटरव्यू को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।